हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी गुरुकुल में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री 8th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के बारे में बताया था। आगे पिछले का जो टॉपिक था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने बताया था कि किस तरह से अंग्रेज जो है सबसे पहले भारत में व्यापार करने आए थे, फिर वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। वो किस तरह से सबसे पहले बंगाल के जो नवाब थे, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, सभी को अपने रास्ते से हटाते चले गए और वो अंततः आखिरकार वो क्या किए, बंगाल के नवाब बन बैठे। फिर उनकी नज़र पड़ी मैसूर पर। मैसूर में भी हैदर अली, टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उन्हें भी वो क्या करते हैं, अपने रास्ते से हटा देते हैं। फिर वो रेजिडेंट नियुक्त करते हैं। रेजिडेंट जो हैं भारतीय रियासत में हस्तक्षेप करती है, दखल अंदाजी करती है। फिर वो सहायक संधि के तहत वो क्या करते हैं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर वो अपना कब्जा कर लेते हैं। तो आगे का पॉइंट, आज का जो पॉइंट है वो है सर्वोच्चता का दावा। अब ये है कि सर्वोच्चता का दावा है क्या। 19वीं सदी की शुरुआत में क्या होता है, कंपनी अब क्या करती है कि वो क्षेत्रीय विस्तार का नीति अपनाती है। वो देख रही है कि जब वो व्यापार शुरू की थी तो व्यापार धीरे धीरे वो फैलता चला गया और सभी क्षेत्रों को, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं भारतीय रियासत को, अपने क्षेत्र में मिलाते चली गई। तो अब उनकी जो ये लालसा है धीरे धीरे और बढ़ती चली गई और 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी अब क्या करती है, नीति बनाती है कि क्षेत्रीय विस्तार किया जाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो शासनकाल है वह 1813 से 1823 ईस्वी के बीच है। सर्वोच्चता का जो नीति अपनाया गया था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ही अपनाया गया था। अब सर्वोच्चता है ये जो क्या है, तो कंपनी जो है, अंग्रेज जो है, ये सोचती थी, उनका मानना था कि उनकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है। इसलिए वो किसी भी भारतीय रियासत को, भारतीय राज्य को अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं या फिर किसी भी रियासत को ये धमकी दे सकते हैं कि हाँ, आपके क्षेत्र को हम अपने राज्य में मिला लेंगे। तो ये किस लिए? क्योंकि उनका ऐसा मानना था, अंग्रेज़ों का मानना था, कंपनी का मानना था कि हमारी सत्ता जो है वो सर्वोच्च है। अब है कि अब उनकी जो ये मनोदशा थी, सर्वोच्चता का जो मनोदशा था, तो क्या ऐसा थोड़ी था कि भारतीय रियासत उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, कोई रोक टोक ना करे। जब अंग्रेज सबसे पहले वो क्या करते हैं, कित्तूर को, यानी कि कित्तूर वर्तमान में जिसे हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, वहाँ उस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिए थे। तो वहाँ की जो रानी थी रानी चेन्नम्मा जो है वो क्या करती हैं, हथियार उठा लेती हैं। तो रानी चेन्नम्मा जो है हथियार क्यों उठाती हैं? क्योंकि अंग्रेज इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहती है। अंग्रेज अब क्या करती हैं कि 1824 ईस्वी में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1829 ईस्वी में उन्हें जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि रानी चेन्नम्मा की जब मृत्यु हो गई थी तो क्या ये विद्रोह वहीं पर स्टॉप हो गया? क्या ये विद्रोह वहीं पर बंद हो गया? नहीं, इस विद्रोह को कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार थे रायन्ना, वो क्या करते हैं, इस आंदोलन को, इस विरोध को जारी रखते हैं और रायना को चौतरफा, यानी कि चारों तरफ से समर्थन भी मिलता है, सहायता मिलता है। और वो क्या करते हैं, ब्रिटिश शिविर के बहुत सारे ब्रिटिश शिविर और दस्तावेजों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन आखिरकार अंत में क्या हुआ? अंत में अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़कर 1830 ईस्वी में फांसी पर लटका देते हैं। अब अंग्रेज़ों की ये जो मनोदशा थी क्षेत्रीय विस्तार का, इनका जो है मनोदशा जारी रहा और 1830 ही ईस्वी में क्या होता है, 30 के दशक में, कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उनका अब है कि उन्हें ऐसा भय लग रहा था कि कहीं रूस का प्रभाव बढ़ता न चला जाए और भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उस पर उनका अधिकार न हो जाए। इसी ख्याल से वो क्या करते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। इसी ख्याल से अंग्रेज़ क्या करते हैं कि 1843 में वो सिंध पर कब्जा कर लेते हैं। जब 1843 में सिंध पर कब्जा कर लेते हैं तो उनका नज़र अब जाता है पंजाब की तरफ। लेकिन अंग्रेज़ों की ये जो नियम थी, अंग्रेज़ों की ये जो नीति थी, वहाँ के जो शासक थे रणजीत सिंह, वो
कंपनी की दाल गलने नहीं देते हैं। यानी कि कंपनी की जो चाल थी रणजीत सिंह समझ गए थे। लेकिन 1839 ईस्वी में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो अंततः क्या हुआ, 1849 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर भी अपना कब्जा कर लिया था। अब आगे हम देखते हैं विलय नीति। ये विलय नीति क्या है? तो अधिग्रहण का जो लहर एक होता है कि कोई भी नियम कानून होता है, कोई भी क्रांति होती है, कोई भी जब एक नियम होता है, किसी भी कार्य को करने का जब ऐसा एक समय ऐसा आता है जो बहुत ज़्यादा उस समय वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा भड़कता है। तो अधिग्रहण का जो आखिरी लहर था वो 1848 से 1856, 1848 से 1856 ईस्वी के बीच जो शासनकाल माना जाता है वो है लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एक नई नीति लागू की गई थी, नई नीति अपनाई गई थी। तो यही नीति को कहा गया विलय नीति। अब सवाल ये उठता है कि विलय नीति थी क्या? तो लॉर्ड डलहौजी या कंपनी का ये मानना था कि किसी भी रियासत का, किसी भी भारतीय क्षेत्र का अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उस रियासत को, उस राज्य को, उस क्षेत्र को हड़प लिया जाएगा। यानी कि कंपनी उस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेगी। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सतारा को अपने कब्जे में करती है। तो सतारा को जो अपने कब्जे में करती है वो कब करती है? 1848 में। 1850 में सबलपुर को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी, 1856 में अवध को वो अपने क्षेत्र में मिला लेती है। अब है आगे का पॉइंट है नए शासन की स्थापना करना। यहाँ नए शासन की स्थापना करना। नए शासन की स्थापना करना। अब यहाँ क्या है कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका जो शासनकाल है 1773 से 1785 ईस्वी तक। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या होता है, कंपनी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। यानी कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और कंपनी की ताकत को फैलाने में अगर अहम भूमिका माना जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स का था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं उनका जो शासनकाल था, उनका जो समय था गवर्नर जनरल का, वो उस समय कंपनी जो सिर्फ बंगाल पर ही नहीं बल्कि वो मद्रास और मुंबई पर भी अपना कब्जा कर लेती है। यानी मुंबई और मद्रास की सत्ता भी अपने कब्जे में कर लेती है, वहाँ की सत्ता हासिल कर लेती है। अब होता है कि प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता है? तो प्रेसिडेंसी हम कहेंगे जो कि एक मोटे तौर पे कहिए कि ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटा हुआ था। यानी कि ब्रिटिश जो इलाका था वो मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहा गया? प्रेसिडेंसी कहा गया। उस समय 3 प्रेसिडेंसीज थे। कौन थे? बंगाल, मद्रास और मुंबई। अब आगे हम देखते हैं 1772। 1772 में एक नई नीति की व्यवस्था की गई, एक नई नीति अपनाई गई। इस नीति के तहत क्या था कि हर जिले में 2 अदालत होगी। कौन कौन सी होंगी? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। हर जिले में 2 अदालत होंगी। ये कब अपनाया गया? 1772 ईस्वी में। फौजदारी और दीवानी। दीवानी जो थी ये यहाँ पर क्या था कि अदालत जो थे, दीवानी अदालतों के मुखिया जो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू जो पंडित थे उनके भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। यानी कि दीवानी अदालत में क्या होता था कि जो उनका जो सब कुछ कार्यभार जो देखते थे यूरोपीय कलेक्टर देखते थे।
लेकिन उन्हें मौलवी और हिंदू पंडित भारतीय कानूनों का व्याख्या करके देते थे। फौजदारी अदालत में क्या होता था कि ये काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आते थे। काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आते थे। कौन आते थे? फौजदारी अदालत। अब है कि काजी क्या है? काजी एक न्यायाधीश होते थे। काजी कौन होते थे? एक न्यायाधीश होते थे। और मुफ्ती, मुफ्ती को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है, और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। तो एक तरह से हम अगर साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो काजी जो हैं वो न्यायाधीश हो गए और मुफ्ती जो हैं वो वकील हो गए। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि कोर्ट में अगर कोर्ट में आप देखते हैं कि वकील जो हैं वो कानून की व्याख्या करते हैं। क्या घटना घटा, क्या नहीं घटा, कब घटा, इस तरह से जितना जो व्याख्या होता है वो वकील के द्वारा ही होता है, और न्यायाधीश जो हैं उसी व्याख्या के आधार पर अपनी फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि क्या काजी जो हो गए न्यायाधीश हो गए, और मुफ्ती जो हैं वो कानून की व्याख्या करते हैं। अब है महाभियोग। महाभियोग क्या हुआ? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, इसका मतलब हुआ कि भारत में जैसे संसद है तो भारत में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत में लोकसभा को जैसे संसद की जो पहली सदन है, निचली सदन है, उसे कहा जाता है लोकसभा। तो इंग्लैंड में लोकसभा को ही हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, यानी कि भारत में लोकसभा और इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि भारत में उसे राज्यसभा कहेंगे और इंग्लैंड में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ संसद के ऊपरी सदन होता है, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है और उसे ही महाभियोग कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि 1785 में क्या हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौट जाते हैं। जब इंग्लैंड लौटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एडमंड बर्क जो हैं वो बंगाल के शासन को सही तरीके से नहीं चलाने के आरोप में वो वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाते हैं कि बंगाल का जो है शासन व्यवस्था वो सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। और ये किसके कारण नहीं चल रहा है? तो वारेन हेस्टिंग्स के कारण। इस आरोप के चलते क्या होता है, हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स पर जो आरोप लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एडमंड बर्क के द्वारा ही लगाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? तो ये संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। यानी ये क्या हुआ कि संस्कृत की ऐसी कृति जिनमें सामाजिक जो हैं तौर तरीकों आचरण के सिद्धांतों का इसमें व्याख्या किया जाता है, इसे ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। अब है सवार। ये सवार क्या है? सवार हम घुड़सवार को कहेंगे। अब है आगे मस्केट। ये मस्केट क्या है? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। यानी कि पैदल सिपाही जो चलते हैं वो एक जो भारी बंदूक इस्तेमाल करते हैं उसे ही मस्केट कहा गया। अब है मैच लॉक। तो ये मैच लॉक क्या है? शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। यानी बंदूक होता था जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे ही मैच लॉक कहा गया था। आगे हम देखते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके तहत क्या हुआ था कि एक नई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसकी इसकी जब स्थापना की गई थी तो यहाँ कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर और निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। किसके तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब है कि जब भारत में स्टार्टिंग में जब वास्को डी गामा आए थे तो समुद्र के द्वारा यहाँ व्यापार होता था, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। समुद्र मार्ग से जब व्यापार करते थे तो करीब 6 से 8 माह समय लग जाता था। लेकिन जब जल वाष्प के द्वारा भाप से चलने वाली जब जहाज़ का निर्माण हुआ तो यहाँ 3 हफ्तों में ही इस यात्रा को कर लिया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक, ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।